चलो तो अब परफॉर्मेंस अप्रेजल को भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है, पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है। इस लेक्चर के अंदर हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में जानेंगे, ठीक है। पोटेंशियल अप्रेजल के बीच, इन दोनों के बीच में ना एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी जिससे कि आपको दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट हाँ इसको हम अलग वीडियो में करेंगे, सेपरेट वीडियो में। बट हाँ यहाँ से जो क्वेश्चन आता है PYQ, यहाँ पर आते हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज के अंदर। और यहाँ से जो अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है, आपका यहाँ पे मेथड्स पूछे जाते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के ये जो डिफरेंट टाइप्स के मेथड है मैं आपको शो कर देती हूँ। देन आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ इस लेक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट चैप्टर होने वाला है। वैसे भी आपको पता है कि लेंथी इवन हो हमारा लेक्चर, बट कंप्लीट सिलेबस होता है। देखो यहाँ पे सभी के सभी 11 मेथड्स हमारे ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड है हमारे 5, इन सबको हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ जो नॉर्मली हम करते भी हैं। सो हम करने वाले हैं परफॉर्मेंस और यहाँ पे है अप्रेजल। चलो इनका मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ कि जो परफॉर्मेंस है, मान लीजिए मैंने एक वर्कर को काम दिया था क्या कि मैंने कहा था, ये लास्ट चैप्टर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि 1000 यूनिट का हमने टारगेट सेट किया था, ठीक है। और उस 1000 यूनिट को इसको क्या करना था, प्रोड्यूस करना था विद इन 1 मंथ के अंदर। अच्छा जी, इसने क्या किया, अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। परफॉर्मेंस दिखाने के बाद आपके पास 3 क्राइटेरिया आ सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था कि क्या इसने 1200 यूनिट प्रोड्यूस कर दी। दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि इसने 1000 यूनिट प्रोड्यूस करी। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, इसने 800 यूनिट प्रोड्यूस करी, राइट। अब यहाँ पे इसने देखो मैंने 3 केसेस लिए हैं, तीनों केसेस में इसकी परफॉर्मेंस अलग अलग है। तो परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि जब कोई एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में है अपनी एक्चुअल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ मैंने इतना काम किया है, राइट, हाँ मैंने इतना काम किया है। ये लास्ट वाला पॉइंट है। अच्छा, इस परफॉर्मेंस के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन क्या करने वाली है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करने वाली है, इवैल्यूएशन करेगी। इवैल्यूएशन करेगी। अच्छा, इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है? ऑब्वियस ही बात है, हमें गैप नजर आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव गैप नजर आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव गैप नजर आ रहा है। पॉजिटिव गैप है, इस इवैल्यूएशन की मदद से हम क्या कर पाएंगे, हम प्रमोशन दे पाएंगे, है ना। हम ट्रेनिंग दे पाएंगे कि कहाँ पर कमी रहती है, हम उस एरिया को क्या करने वाले हैं, इंप्रूव करने वाले हैं। तो कहने का मतलब इस परफॉर्मेंस के बेस पे ये परफॉर्मेंस ना हम एक पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि नॉर्मल स्टूडेंट्स की भी होती है ना। जब आप स्कूल टाइम में होंगे, इवन आपका भी कॉलेज लाइफ के अंदर भी होता है, जब आपकी जो DMC आती है ना, DMC आती है ग्रेजुएशन की, मास्टर्स डिग्री की। सो आपको वहाँ पे रिजल्ट निकल कर आता है कि हाँ इनकम टैक्स में आपके 96 मार्क्स है, इंश्योरेंस के अंदर आपके 86 मार्क्स है, HRM के अंदर आपके 80 मार्क्स हैं, ठीक है। और आपका जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके अंदर 90 मार्क्स है। देन फाइनली एक और रहता है रिटेल मैनेजमेंट, उसके अंदर आपका है 80 मार्क्स है। सो आपकी यहाँ पर इस रिपोर्ट कार्ड में ये परफॉर्मेंस दिखा दी है, ठीक है। ये तो हो गया बच्चे केवल आपको रिजल्ट बताना, ठीक है। अगर मैं इसका समेशन ड्रॉ करके फाइनल रिमार्क भी नजर आता है, स्टूडेंट्स रिपोर्ट कार्ड देखा है कभी, रिपोर्ट कार्ड है ना, उसमें यही होता है ना कि ऊपर तो पहले मार्क्स दिखाते हैं, देन ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि हाँ ये स्कूल में कैसा परफॉर्म कर पा रहा है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, हाँ दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर पा रहा है, टीचर्स के साथ कैसा रिस्पॉन्स है, डेली बेसिस पे टाइम पे आता है या नहीं आता। इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं। देन उसके बेस पे हम क्या करते हैं, रिमार्क कर देते हैं। आपको भी आपका करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है नहीं मिलता, उसमें भी ऐसा होता है। सो सेम एज इट इज, वो क्या है, आपकी परफॉर्मेंस है कि आपने कॉलेज कैंपस के अंदर कैसा परफॉर्म किया है। अच्छा, अब देखो हमारे यहाँ पे तो प्लेसमेंट तो होने वाली है नहीं, हाँ प्लेसमेंट इन कंपनी में होगी, बट यही चीजें अगर मैं एक एम्प्लॉय की बात करूँ, एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड इस तरीके से होता है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर है वो क्या करने वाले हैं, इवैल्यूएट करने वाले हैं कि हाँ इस एम्प्लॉय का क्या करना चाहिए, मुझे प्रमोशन करना चाहिए या फिर मुझे ट्रेनिंग देनी चाहिए। अच्छा, ये भी तो हो सकता है उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मींस कि हमें डिसीजन लेना है इस रिपोर्ट कार्ड के बेस के ऊपर, है ना। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स लिखे होंगे वो किसके रिगार्डिंग होंगे, वो आपकी एम्प्लॉय के रिगार्डिंग होंगे, एम्प्लॉय से रिलेटेड होंगे। एम्प्लॉय की किस चीज में क्या है, स्ट्रेंथ है, ठीक है, किस चीज में क्या है ये वीक है,
ठीक है। अगर स्ट्रेंथ है तो ऑब्वियस ही बात है उसका क्या कर देंगे, प्रमोशन कर देंगे, ठीक है। अगर वीकनेस है तो ऑब्वियस ही बात है, अब ये मत कहना डिमोशन कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर वो फिर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो हम क्या करते हैं, उसको नीचे वाले लेवल पे सेट कर देते हैं। आपने दंगल मूवी देखी होगी, है ना, वो जो गीता फोगाट है वो क्या करती है, वो 50 केजी के अंदर नहीं खेल पाती थी, पता नहीं 55 केजी के अंदर। सो उसके कोच ने क्या कहा कि तू इसको नहीं करेगी, तो उसको क्या कर दिया, नीचे की ओर डिमोट कर दिया। सो उसकी परफॉर्मेंस देखी जा रही थी कैसी हो रही है। तो इसी तरह से सेम एज इट इज कंपनी के अंदर भी एम्प्लॉयज की क्या की जाती है, परफॉर्मेंस को मूल्यांकन किया जाता है। अप्रेजल का मतलब है मूल्यांकन करना। ओके, इसको काफी सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि ये एम्प्लॉय इवैल्यूएशन है। क्या कहेंगे, ये एम्प्लॉय इवैल्यूएशन मींस कि एम्प्लॉय का मूल्यांकन किया जा रहा है। अच्छा, यहां पर ये कह सकते हैं कि ये पर्सनल रिव्यू है, मीन्स कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो परफॉर्मेंस दे रहा है, उसकी रिव्यू हो रहा है ना। मीन्स कि अप्रेजल को हम काफी सारे नामों से जान सकते हैं। अच्छा, प्रोग्रेस बोल सकते हैं, प्रोग्रेस इवैल्यूएशन, कि प्रोग्रेस कितनी कर रहा है, कि पहले इसकी 800 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, अब उसकी 1000 पे आ गई, अब उसके 1200 पे आ गया। तो प्रोग्रेस को भी क्या किया जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है। लास्ट आ जाता है मेरिट रेटिंग, कि कितना उसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स है, बाकी दूसरों से वो क्या है डिफरेंट है, कि जिसके कारण अब देखो मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20 एम्प्लॉइज है, ठीक है, और 20 के 20 इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, सभी के सभी अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो क्या आप सभी को प्रमोशन दे दोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रमोशन के लिए 2 सीट है, सभी अच्छा परफॉर्म करते हैं, इक्वली परफॉर्म करते हैं, सब अच्छा, मतलब वर्किंग आवर उनकी अच्छी है, ठीक है, टाइम शेड्यूल अच्छा कर रखा है उन्होंने काम, ठीक है, प्रोडक्शन अच्छा कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, पीयर्स के साथ अच्छा रिलेशन बना रहे हैं, अपने टॉप मैनेजर के साथ अच्छा, सबका इक्वल है। क्या आप अपने जो इन सभी एम्प्लॉयज को इन 2 पोस्ट पे सेट कर दोगे, नहीं ना। सो कुछ इनके लिए जो आपका जो देखो असेसमेंट करने के लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया गया, मान लीजिए यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि सुपरवाइजर है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप इस एम्प्लॉय को असेस करो, इस एम्प्लॉय को चेकआउट करो, इस एम्प्लॉय को इवेल्युएट करो कि हाँ ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। सो इसलिए जब ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि हाँ ये 20 के 20 एम्प्लॉय है, इन 20 के 20 एम्प्लॉय सारे के सारे कैपेबल है, इसके जो हम इसको भी बोल सकते हैं जो रेट करने वाला, इवेल्युएट करने वाले, उसे हम ये कहते हैं रेटर, और जिसकी हो रही है इवेल्युएशन दैट मीन्स एम्प्लॉय, उसे बोलते हैं रेटी। क्लियर है, ये इसको इवेल्युएट करेगा। अच्छा, इसी को पता चला कि सारे के सारे एम्प्लॉय हमारी कंपनी में क्या है, सारे परफेक्ट है, सभी अच्छा से परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या इस पोस्ट पे अपॉइंट करेगा, नहीं, तो इसके ऊपर एक प्रेशर आएगा, इसके ऊपर एक फोर्स आएगा। किसका फोर्स आएगा, इसके टॉप मैनेजमेंट के थ्रू से क्या आने वाला है, एक फोर्स आने वाला है कि हाँ आपको क्या करना है, एम्प्लॉयज को पर्टिकुलर क्राइटेरिया दे देना है, या तो सबसे लो में डाल दो या सबसे हाई में डाल दो, बाकी के बच्चे को बीच में डाल दो। जैसे क्लास के अंदर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ जो क्या होता है कि हर एक क्लास के अंदर ग्रुप बना होता है। जैसे मेरी क्लास में भी खुद ग्रुप बना हुआ है। सो यहाँ पे जैसे कि 3 रो है, ठीक है, और जो फर्स्ट रो है ये वाली सेंटर वाली, ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट रो है, कहूँगी ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहती है, और जो पीछे जो रो है बनी हुई है ना, वो थोड़े शरारती तत्व हैं, है ना, शरारती बच्चे हैं वो, उनका पढ़ाई में मन इतना नहीं लगता जितना अदर एक्टिविटीज़ में लगता है। तो यहाँ पर हर एक पर्सन का हर एक क्लास में ग्रुप बना होता है। सो यहाँ पर क्या है कि जो 100% स्टूडेंट है आपकी क्लास में, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स है, 100 में से ऐसे मिलेंगे 10 से 12 बच्चे की जो वेरी वेरी इंटेलिजेंट मिलेंगे, 10 से 20 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कि 12 ही ले लेते हैं इसमें भी, जो कि क्या है शरारती तत्व हैं। अच्छा, बीच के जो बच्चे यहाँ पे जो बैठते हैं वो कैसे मिलेंगे, एवरेज होंगे, या तो अबोव एवरेज होंगे या बिलो एवरेज होंगे, है ना। तो इसकी क्या है, मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसकी लिमिटेशन बन रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कई बार जो सुपरवाइजर होता है, जो रेटर होता है, उसके ऊपर प्रेशर दे दिया जाता है कि आपको केवल इसी क्राइटेरिया में क्या करना है, अपने एम्प्लॉइज को रेट करना है।
तो सीधा सीधा मतलब आ रहा है समझ में कि यहाँ पर परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जा रहा है, परफॉर्मेंस को मूल्यांकन किया जा रहा है कि हाँ जो एम्प्लॉई है वो किस सिचुएशन में पहुंच रहा है, क्या वो पुअर से डेवलपिंग से गुड और गुड से आउटस्टैंडिंग की ओर पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है ना। ये कैसे, ये सारे के सारे एम्प्लॉय कैसे एक दूसरे से डिफरेंट नजर आ रहे हैं, ये देखो नजर आ रही है, ये 2% डिफरेंट है क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। समझ पा रहे हो? अच्छा, इंट्रोडक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है। आप अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल इज लाइक अ रिपोर्ट कार्ड फॉर अ एम्प्लॉय एट अ वर्क। ये कैसा है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक तरह से रिपोर्ट कार्ड की तरह है जो कि एम्प्लॉय के वर्क की सारी डिटेल दे देता है, ठीक है। वेयर द मैनेजर असेस हाउ वेल द एम्प्लॉय आर डूइंग देयर जॉब, प्रोवाइडिंग द फीडबैक ऑन द स्ट्रेंथ एंड द एरिया ऑफ द इंप्रूवमेंट एंड ऑफनली सेट द गोल फॉर द फ्यूचर। क्लियर है? कहने का मतलब इस रिपोर्ट के कार्ड की मदद से हमें एक तो पॉजिटिव पॉइंट मिल जाएंगे, दैट मीन्स इसकी स्ट्रेंथ मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन इसके वीक एरिया पता लग जाएंगे कि जहां पर मुझे लग रहा है कि इसकी ट्रेनिंग की जरूरत है, इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर पर्टिकुलर टास्क के लिए इसको ट्रेनिंग की जरूरत है। अच्छा जी, अच्छा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जाए तो क्या है, एक स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन है। हर जगह क्या होगा कि आपको एक मेथड्स दिए जाएंगे, आप उस मेथड्स को अडॉप्ट करोगे, देन अप्रेजल किया जाएगा, ठीक है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए कि उसकी जो स्किल के बीच में जो गैप है, जो हमें चाहिए, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए और जो उस पर्सन की स्किल है, क्या दोनों मैच कर रही है नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो उसको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम डिसीजन लेंगे। अगर आपकी बहुत सारी रिपोर्ट क्या है पॉजिटिव है तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपको बोनस दिया जाएगा। कहने का मतलब इस रिपोर्ट के बेस पर आपका जो बोनस है, ठीक है, आपका जो इंक्रीमेंट है, आपका जो कमीशन है, ठीक है, आपके जो इंसेंटिव्स है, ये सभी के सभी डिसाइड होते हैं, ठीक है। जिसकी ज्यादा पॉजिटिव रेटिंग होगी उसको उतना ज्यादा क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है फ्रॉम द कंपनीज। क्लियर है? अच्छा, इसको लाइंस के अंदर में लिख सकते हैं, अगर आपको पैराग्राफ में लिखना है पैराग्राफ में लिख सकते हैं, लाइंस में लिखना है लाइंस में लिख सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है जहां पे स्ट्रेंथ और वीकनेस के पता लगाते हैं, और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां पर आपको लगातार एम्प्लॉइज पता लग जाता है कि कहाँ, यही होता है ना कि जैसे कि एग्जाम के टाइम पे सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसके पहले कुछ नहीं पढ़ते, इवन एडमिशन स्टार्ट हो गया, क्लासेस लगने शुरू होगी, ये चल जाएगा, ऐसा ही एम्प्लॉइज के साथ होता है, ठीक है। एम्प्लॉय मैं आपके स्कूल के का एग्जांपल ही ले रही हूँ। स्कूल में जो एडमिशन स्टार्ट हुए अप्रैल के अंदर, ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड वाले स्कूल हैं वहाँ पर मार्च में स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, जून, जुलाई, यहाँ तक जो टीचर्स होते हैं वो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स कि हाँ मुझे तो सिलेबस कंप्लीट कराना है, दैट्स इट। जो अगस्त आते ही ये पता चल जाएगा कि हाँ सितंबर में पेपर लेने हैं, बच्चों के ऊपर टाइट होना शुरू हो जाएगा कि हाँ तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। अरे भाई तुम्हारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बच्चों को रेगुलर बेसिस पे कराते रहना, बच्चों के रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लेते रहना, उनकी बताते रहना कि तुम्हारी कमी कहाँ है, तुम्हारा ये वीक पॉइंट है ना। तो सेम एज इट इज ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलर बेसिस पे, तभी तो आपको पता है कि जो सीबीएसई स्कूल जो होते हैं ना वो ज्यादा टीचर्स के ऊपर ज्यादा निगरानी रखते हैं कि हाँ रेगुलर बेसिस पे परफॉर्मेंस करें या नहीं करें। अब आज का जो ड्यूरेशन है ना 2024 की अगर बात करूं, अब देखो मई के अंदर भी एग्जाम हो रहे हैं बच्चों के, ठीक है, मई जून के आने के बाद जो जुलाई के अंदर भी एग्जाम होंगे, देन फाइनली अगस्त में तो उनके प्री टेस्ट होते हैं, देन उसके बाद फाइनल टेस्ट होते हैं, है ना। अब देखो टीचर्स हमेशा अलर्ट रहने वाले हैं, सो दैट्स द रीजन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव देखो इसका मेन कारण क्या है, परफॉर्मेंस को अप्रेज करने का, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का, कि आपको परफॉर्मेंस प्रमोशन देना है, सैलरी में इंक्रीमेंट करना है, सैलरी इंसेंटिव्स देना जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, ट्रांसफर करना है, टर्मिनेशन करना है, आपको हटाना है, या फिर आपको ट्रेनिंग के अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मतलब जो भी चीज की रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्ट आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर है तो कहीं ना कहीं ज्यादा चांसेस होंगे सैलरी इंक्रीमेंट एंड दैट इज परफॉर्मेंस की, राइट। ये आपको फीडबैक देता है, इवन एम्प्लॉय को भी पता चलता है कि हाँ वो एक्चुअल में क्या परफॉर्म कर रहा है, वो धोखा तो नहीं दे रहा कंपनी को, वो धोखा तो नहीं दे रहा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, इवन वो अपने आप को तो नहीं धोखा दे रहा कि अपने टाइम वेस्ट कर रहा है, वो कुछ सीख रहा है नहीं सीख रहा है। कहीं ना कहीं फीडबैक दोनों तरफ मिलता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है, आपके एम्प्लॉयज को भी मिलता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इजिली बता पा रही हूँ कि बेटे जी आपका यहाँ पर वीक पॉइंट है, ठीक है। सो आपको ये पता लगा कि हाँ सही है, मैम ने बताया, नेक्स्ट टाइम इसके मैं अंदर इंप्रूव करूंगी। जैसे बहुत सारे बच्चों की मैं आपको अब देखती हूँ राइटिंग जो है बहुत ज्यादा मतलब
गंदी ही कहूँगी मैं, अच्छी तो नहीं है, मन खुश नहीं होता उनका देख के। एक दो बच्चा होता है, रेयर केस होता है, उनको मैं कहती हूँ कि आप इस राइटिंग को इम्प्रूव करो, क्योंकि राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जामिनर जब आपका एग्जाम चेक करता है ना, तो कहीं ना कहीं राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको फीडबैक मिलता है, आप उसके ऊपर वर्क करते हो, तो आपके और मेरे बीच में कैसा रिलेशन बन रहा है। अगर आप अच्छे पॉइंट पॉजिटिव वेव से ले रहे हो उस चीज़ को, तो ऑब्वियस ही बात है एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है ना, जिसके कारण जो भी आपकी जो आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, ये देखो मैं आप इसको एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से रख लेना है, क्योंकि मैं आपको स्कूल का एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। असेसिंग द डिफिकल्टी फेस्ड बाय द एम्प्लॉई एंड मोटिवेट देम। उनको जो डिफिकल्टीज है कि हाँ राइटिंग गंदी होने के कारण उसके 5 नंबर सीधा डायरेक्ट कट रहे हैं, 5 नंबर में 1% होती है, राइट। 5 पेपर है, 5% डाउन गई, तो मीन्स की 80% आने थे, आगे 75%, सो मेरिट लिस्ट से ही नीचे चलेगी, स्कॉलरशिप भी चली जाती है। तो कहीं ना कहीं आप उनको मोटिवेट करते हो, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको फेस करने की उनके अंदर एक एनर्जी फील करते हो, ठीक है, उनको बताते हो, ठीक है। मेंटर द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉइज है उनको रेगुलर बेसिस, जैसे कि मैं डेली बेसिस पे जैसे एक टेबल रन करने देती हूँ। इवन आप ग्रेजुएशन में हो गए क्लास के बच्चे, बट उनको टेबल रन करने के लिए डेली देते हैं, क्योंकि अकाउंट के अंदर, टैक्स के अंदर कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी करनी होती है ना। सो एक मेंटर की तरह काम करना चाहिए। अच्छा, डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ, आप इस पिक्चर से नजर कर पा रहे हैं, आई होप समझ पा रहे होंगे कि क्या है। इवेल्युएशन कर करके हम क्या करते हैं, बिलो एवरेज से स्टूडेंट को हम एक्सीलेंट बनाने में हमारी पूरी कोशिश रहती है ना, और आउटस्टैंडिंग बनाने में हमारी कोशिश। इसी तरह से कंपनी का भी, कंपनी के ऊपर जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, ये जो पर्सन है, इसको रेगुलर बेसिस पे चेक किया जाता है कि हाँ आज क्या परफॉर्म करे, आज क्या नया काम है टाइपिंग स्पीड इसकी बढ़ी है नहीं बढ़ी है, यही चीज़ है। डेली ऑर्डर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस की अप्रेजल की डेफिनेशन दी हुई है। ये कहते हैं कि ऑल द फॉर्मल प्रोसीजर यूज इन इवैल्यूएटिंग द पर्सनालिटी एंड द कंट्रीब्यूशन एंड द पोटेंशियल ऑफ द ग्रुप मेंबर इन अ वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, अपने कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, कि वो कैसा दे रहे हैं, ठीक है, इन सभी को चेकआउट करने का एक फॉर्मल तरीका है। ये हमेशा एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहती है, ठीक है। ये सिक्योर करती है इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द मेकिंग अ करेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन ऑन द एम्प्लॉय। मीन्स की जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करा है, मैंने देखा कि ये एम्प्लॉय ना इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, इस एम्प्लॉय की ना राइटिंग गंदी है, ये चीजें मैंने देखा, इसकी रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखा, ठीक है, और इसके बेस पे मैंने क्या लिया, इस एम्प्लॉय के लिए डिसीजन लिया कि इसको क्या की जाए, राइटिंग के लिए डेली पेजेस दिया जाए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल के लिए मैं इसको साथ साथ हम डेली बेसिस पे 1 घंटा या फिर 5 मिनट 10 मिनट डेली बेसिस पे हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। सो मैंने उस एम्प्लॉय के ऊपर क्या करना है, डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेंगे कैसे लेंगे, ऑब्वियस ही बात है उसकी इन्फॉर्मेशन तब तक हमारे पास नहीं होगी, तो ऑब्वियस ही बात हम नहीं ले पाएंगे। सो सबसे पहले रीजन है कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, देन फाइनली हम क्या कर सकते हैं, उनके बारे में इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्लियर है। फीचर्स अब आप पढ़ सकते हो, फीचर्स बहुत आसान है, इसको रीड आउट करोगे अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है, वैसे मैं आपको गो थ्रू कर देती हूँ। फॉर्मल स्ट्रक्चर है, इवैल्यूएट करता है परफॉर्मेंस को, ठीक है, और प्रेजेंट जॉब को ये देखता है कि हाँ आप फिट है या नहीं है, अगर फिट नहीं है तो आपको किसी और पोस्ट पे ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा चलो प्रेजेंट में तो फिट है, तो क्या आप फ्यूचर के लिए भी फिट है या नहीं फिट है, इसकी कंपैरिजन भी करते हैं। अच्छा आपको ये भी देखा जाता है कि आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर आपको डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट, इन सभी चीज़ों को क्या करते हो आप असेस करते रहते हो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। ये मोस्टली क्या होती है आपके पीरियोडिकल बेसिस पे, जैसे मंथली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टरली हो गया, इन बेसिस पे क्या करते हो आप अपने एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को चेकआउट करते हो। अच्छा जॉब इवैल्यूएशन से और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन दोनों बेसिकली डिफरेंस है। ये केवल जॉब के बारे में इवैल्यूएट करता है, परफॉर्मेंस आपकी एम्प्लॉय के बारे में, इसके बारे में भी डिफरेंस मैंने अलग से सेपरेट डिस्कस वीडियो बनाई हुई है, सो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जाता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो यही तो मेथड्स, ये फीचर्स बताई मैंने। अच्छा अब बात कर लेते हैं इसके मेथड्स के बारे में। मेथड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से सुनना इस चीज़ों को। 1 बाय 1 हम समझते हैं इनके मेथड्स को। क्या लिखा हुआ है, ये रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन, ग्रेडिंग मेथड। सबसे पहले मैं आपको ये वाला समझाने की कोशिश करूंगी, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का मैं यहीं पे बता रही हूँ आपको, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या होती है कि जहां पर आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो डाटा है, जैसे ये मोस्टली आपने डॉक्टर्स के अंदर देखा होगा, अगर किसी पेशेंट को ऐसी बीमारी है जो कि कहीं ना कहीं उसको पता है और उसकी फैमिली को पता है, बाहर किसी थर्ड पर्सन को नहीं पता, तो दैट मीन्स उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उसकी जो परफॉर्मेंस है पेशेंट की, वो ऐसी है जो कि आप उसको बाहर शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बात उसको ऐसा लगेगा कि हाँ गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है। जैसे साइकोलॉजिकल सेक्टर के अंदर देखा जाता है कि जब कोई पर्सन अपनी थेरेपी करवाता है
सो उसे ये पता लगता है कि हाँ इसको तो ये फोबिया है, इसको तो अलग फोबिया है। फोबिया भी एक तरीके से मैं कह सकते हैं वहम बोले या फिर हम कहेंगे डिसीज है, ठीक है। अगर वो समाज में चली गई तो ऑब्वियसली बात है लोग क्या कहेंगे कि ये पर्सन तो इस तरीके की बीमारी से जूझ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो और ज्यादा डिमोटिवेट होगा। तो ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है आपकी वो क्या रखी जाती है, कॉन्फिडेंस में रखती है, कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब कि वो बाहर पब्लिकली लीक नहीं की जाती है, ओके। ये सीक्रेट रिपोर्ट होती है। ये ऐसी, अब ये देखो आप, ये तो एग्जांपल हो गया आपको बेसिकली समझने के लिए। ये जो रिपोर्ट है ना मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर में यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में काफी सारे एम्प्लॉय होते हैं जिनकी जो केवल जैसे कहते हैं ना सीक्रेट वर्क के लिए गए हैं, ठीक है। ये जो फोर्स होती है, ठीक है, बीएसएफ के जवान होते हैं, आईएसएफ के जवान होते हैं, ये काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये कोई सीक्रेट मिशन पे जाते हैं और वो अपनी इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट उनकी इन्फॉर्मेशन बाहर लीक नहीं करती। तो ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर एम्प्लॉइज़ के बारे में लिखा होता है और वो कंटिन्यूस बेसिस पे एक लगातार 1 साल की परफॉर्मेंस उसके अंदर लिखी जाती है। देन फाइनली एट द एंड में वो क्या की जाती है, एम्प्लॉइज़ को एक्सप्लेन की जाती है, एम्प्लॉय को बताई जाती है कि हाँ, और हाँ एम्प्लॉय को भी नहीं पता होता कि हाँ कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ये इनडायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है, इनडायरेक्टली डाटा को कलेक्ट किया जाता है और उसके बेस पर क्या की जाती है, रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहते हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हो? अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है आपका रैंकिंग मेथड। आपने कभी रिजल्ट देखा है कि इस बच्चे का ये रैंक आया, इस बच्चे का ये रैंक आया? आई होप यूपीएससी का एग्जाम का देखा होगा, इवन आपने सीए के अंदर देखा होगा कि मेरा फर्स्ट रैंक आया है, इवन आपने सीएमए के अंदर देखा होगा, इवन आप अपनी क्लास के अंदर भी जब रिजल्ट आता है ना तो बच्चे क्या कहते हैं कि मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, मेरी सेकंड पोजीशन आई है, मेरी थर्ड पोजीशन आई है, मेरी फोर्थ पोजीशन आई है ना। अब मान लीजिए क्लास के अंदर क्या है, 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स में ऑब्वियसली बात है 1 से लेकर 30 बच्चों तक की कोई ना कोई तो पोजीशन आई होगी। तो पहली बात ध्यान रखना इस बात में रैंकिंग मेथड के अंदर कि यहाँ पर एक तो सबसे बेटर पोजीशन होती है, एक सबसे क्या होती है, बुरी सिचुएशन होती है जिसे हम कहेंगे वर्स्ट, ठीक है। तो इनको एक पर्टिकुलर या तो बेटर से वर्स्ट की ओर जाएगा, वर्स्ट से बेटर की ओर जाएगा, ठीक है। अच्छा, जितने स्टूडेंट्स है उतने नंबर ऑफ रैंकिंग होने वाले हैं। दैट मीन्स ये ऑब्वियस ही बात है स्मॉल स्केल पे एप्लीकेबल है ना। मैं कह रही हूँ कि 10,000 पर्सन एम्प्लॉई है, क्या आप उनकी रैंक करते रहेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो दैट्स द रीजन कि ये क्या है, स्मॉल स्केल के लिए एप्लीकेबल है। रैंक क्या होता है कि ऐसे दी जाती है 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ पा रहे हो? अच्छा जी, देखो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको रीड आउट कर लेना। रैंकिंग का देखो क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉई आर रैंकिंग फ्रॉम द बेस्ट टू वर्स्ट, बेस्ट से बुरे की ओर जाते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है वर्स्ट टू बेस्ट भी जा सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस के बेस पे। मोस्ट ऑफ यहाँ पे स्कूल का एग्जाम्पल आता है या फिर मैं कहूँ कि आपको क्लासेस का एग्जाम्पल आता है, जहाँ पर ये देखा जाता है कि कौन से स्कूल के अंदर, मान लीजिए अब किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है 30 स्कूल्स है, ठीक है, 30 स्कूल्स की रैंक देखी जाती है कि हाँ जो ये क्या है, इंडस पहले नंबर पे है, डीएवी दूसरे नंबर पे है, ग्लोबल इंटरनेशनल तीसरे नंबर पे है, ठीक है, लॉर्ड शिवा पहले नंबर पे है, ऐसा कुछ रैंक दी जाती है। मीन्स कि आपको एक स्कूल की लिस्ट दे दी है। जैसे कि मैं कहूँ कि ओवरऑल अगर मैं बात कहूँ लिटरेसी के अंदर हमारे इंडिया के अंदर सबसे पहले नंबर पे कौन है ना, तेलंगाना, और ये इधर से नीचे एरिया वाले डिस्ट्रिक्ट आते हैं, स्टेट्स आते हैं, है ना। सो ये क्या आती है, एक रैंक दी जा रही है, ठीक है। एक सिंपल मेथड है यहाँ पर परफॉर्मेंस को प्रेज करने का। यहाँ पे क्या किया जाता है, एम्प्लॉइज को रैंक दिया जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतने एम्प्लॉई है और इन्होंने इतना इतना काम परफॉर्म किया है, ठीक है। इवेल्युएटर्स क्या करेंगे, रैंक देंगे एम्प्लॉय को विदाउट द एक्सप्लिसिटी कंपेयरिंग देयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्पेसिफिक क्राइटेरिया। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं होता। हाँ, जैसे ये कहते हैं ना कि 400 में से नंबर आए, एक के आए 383 नंबर, एक के आए 384 नंबर, एक के आए 392 नंबर, एक के आए 399 नंबर। सो ऑब्वियसली बात है पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है। यहाँ पर अपने आप के जो जितना जिसने नंबर गेन किया उसी के हिसाब से क्या देंगे, उनको रैंक दे देंगे। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर जिसकी ज्यादा रैंक होगी उसको उतना प्रमोशन, उसको बोनस उतना क्या होगा, बोनस मिलेगा। जिसकी जितनी कम रैंक होगी ऑब्वियसली बात उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये क्या है, एक सिंपल मेथड है, ठीक है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम सेविंग है, ठीक है। और फोर्थ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये स्मॉल स्केल पर एप्लीकेबल हो सकते हैं, स्मॉल स्केल पर, ओके। अच्छा, पेयर कंपैरिजन की बात की जाए, पेयर का मतलब समझते हैं,
आपने कभी पेयर्स में वो खेला है, गेम खेला है? जैसे कि हम भी ऑब्वियस सी बात है, मैं कहूँ कि मैंने एक टीम बना दिया, मेरे पास 30 बच्चे थे, ठीक है। 30 बच्चों में से मैंने क्या किया, 30 को छोड़ो, मैं 10 लेके चल, थोड़ा सा कम लेके चलेंगे, थोड़ा सा इजी रह जाएगा। 10 बच्चे हैं, मैंने क्या किया, 4 बच्चों का ग्रुप बना दिया, 2 बच्चे एक्स्ट्रा बाहर निकाल दिए अभी फिलहाल, ठीक है। ये 4 बच्चों का ग्रुप बन गया। अब मैंने क्या किया, इसकी परफॉर्मेंस को देखा, ए की परफॉर्मेंस देखी, बी की देखी, सी की देखी एंड डी की देखी, ठीक है। ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो मैंने क्या किया, ए की परफॉर्मेंस मैंने बी के साथ भी कंपेयर करी, सी के साथ भी कंपेयर की और डी के साथ भी कंपेयर की, मीन्स की इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। क्लियर है? ये 4 पर्सन हैं, इन चारों के साथ एक ही व्यक्ति की क्या कर दी, मैंने कंपैरिजन कर दी। अच्छा, नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया कि जो बी है, ये बी है, इसकी कंपैरिजन मैंने ए के साथ भी की, सी के साथ भी की, डी के साथ भी की। दैट मीन्स ये सी है, ये बी है, मैंने इसके साथ की, ठीक है, और मैंने सी के साथ की और मैंने इसके साथ की, ठीक। मीन्स कि जितने भी एक ग्रुप के अंदर एम्प्लॉय है, उनका सबके साथ, जो भी ग्रुप के अंदर है, उन सबका एक दूसरे के साथ क्या करना, कंपैरिजन करना, और फिर ये देखना कि इनमें से किसकी परफॉर्मेंस बेटर है, इनमें से कौन अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। ये होता है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। पेयर का मतलब क्या है कि जो आपने ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में इंडिविजुअल पर्सन को उस पूरे ग्रुप के साथ क्या करना, कंपैरिजन करना। क्या लिखा हुआ है कि इन अ पेयर्ड ग्रुप कंपैरिजन ईच एम्प्लॉय इज कंपेयर विद द एवरी अदर एम्प्लॉय इन अ पेयर। जो भी पेयर के अंदर जितने भी अदर एम्प्लॉयज हैं, उनके साथ बाकियों को भी कंपेयर करना, राइट। दिस मेथड रिक्वायर्ड द इवेल्युएटर टू कंसीडर वेरियस एस्पेक्ट। काफी सारे एस्पेक्ट से रिगार्डिंग कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि इनमें से जो ए है कि उसने कितना काम परफॉर्म किया है, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, उसकी स्किल कैसी है, वो बाकी जो ए है ना, बाकियों के साथ कैसा काम कर रहा है, ये कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑब्वियस बात, जैसे हम भी उस टाइम थे ना, हम अपनी क्लास में भी ये करते थे कि ये ना ज़्यादा ना अकड़ू टाइप का बंदी है और वो ना सही से हमसे बात नहीं करती, जब हमसे काम होता है तब आके बोलती है। ऐसा होता होगा सबके ग्रुप में। अच्छा, एक होता है कि हाँ ये हमेशा मेरा काम कर देती है, इसके पास कभी भी चले जाओ ये हमेशा कर देती है। अच्छा, एक कहती है कि एक ये है कि कभी कभी आती है और कभी कभी उसकी परफॉर्मेंस होती है, उसको बोलना तक नहीं आता, हाँ बट काम अच्छा कर लेती है, कम्युनिकेशन स्किल है। तो ये मेथड क्या है, आइडेंटिफाई करता है बेस्ट परफॉर्मेंस को, वो भी किसके साथ कंपेयर करके, ग्रुप के साथ कंपेयर करके। हाँ, ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग नजर आ रहा है, हाँ, और ना ही ये लार्ज टीम के लिए क्या है एप्लीकेबल, उसकी छोटी सी टीम के लिए। अब मैं देखो, अगर मैं 30 बच्चों का बनाती तो ऑब्वियस ही बात है 30 की अगर मैं 4 से करती तो कितना टाइम लग जाता है मेरे को। ऑब्वियस ही बात है 8.5 ग्रुप बनते, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेती हूँ, ठीक है, कुछ इतने ग्रुप बनते तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। उम्मीद करूंगी समझ में आ गया पेड कंपैरिजन मेथड। अच्छा, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, क्या कहता है ये। अब मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि एक जो एम्प्लॉई है उसके पास रिस्ट्रिक्शंस है। क्या रिस्ट्रिक्शंस है, किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वो क्या नहीं कर सकता, इन सारे के सारे 20 एम्प्लॉयज को वहां पे पोस्ट नहीं कर सकता, है ना। सो यहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है, मैं यहाँ पे इसका फिगर बनाती हूँ, ठीक है, देन आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो रेटर है, ठीक है, इसके ऊपर एक प्रेशर दिया जाएगा, फोर्स लगा दिया जाएगा, या कहते हैं, ठीक है, फोर्सेस दिया जाएगा, और वो क्या कहते हैं, फोर्स लगा दिया जाएगा, और वो टॉप मैनेजमेंट क्या कहता है कि आपको इन पर्सन्स को ना, ये क्राइटेरिया दे दिया मैंने कि 10% ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल ही खराब सिचुएशन में काम करते हैं एम्प्लॉई, 10 एम्प्लॉई ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल अच्छी सिचुएशन में बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा, उनमें से 40% ऐसे हैं जो कि क्या है, एवरेज हैं, और 20% ऐसे हैं जो बिलो एवरेज हैं, और यहां पर बचा है यहां पर अबव एवरेज, ठीक है।
अब आपको ये क्राइटेरिया किसने दिया है? टॉप मैनेजमेंट ने दिया है। आपके ऊपर फोर्स लगा दिया गया कि पूरे एम्प्लॉइज को इन पर्टिकुलर पार्ट्स में क्या कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इस मेथड को हम क्या कहेंगे? फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं इन सबको तो एक ही पोस्ट पे नहीं अपॉइंट कर सकती। दैट्स द रीजन कि यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा, आपके ऊपर एक प्रेशर लगा देगा कि आपको इन्हीं में से क्या करना है, इन सभी एम्प्लॉइज को डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये क्राइटेरिया ना 3 भी हो सकता है, ये डिपेंड करते हैं, वेरी टू बिजनेस, ये क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फोकस किसके ऊपर की गई है? रैंकिंग एम्प्लॉय एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अक्रॉस द प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस कैटेगरी। जो हमने बताया, जैसे मैंने आपको 10%, 20%, 40%, देन फिर 20%, देन फिर 10%, ये एक प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया, मैंने इसके अंदर सभी एम्प्लॉइज को डाल दिया है। ठीक है, एक कैटेगरी बना दी, एक टॉप परफॉर्मर है, ठीक है, एक एवरेज परफॉर्मर है, ठीक है, जिसको नीड है इंप्रूवमेंट की। 3 भी हो सकते हैं, 3 ही को मैं बना दूं कि या तो वो 10% है, बीच के 80% है, 10% है, ये टॉप है, ये एवरेज है, ये बिलो है, इनको नीड है ट्रेनिंग की, है ना। इसका बेनिफिट बस एक है कि आपको प्री डिटरमाइन आपको क्राइटेरिया दे दिया, आपको यहाँ पे खुद नहीं सिलेक्ट करना कि हाँ किस एम्प्लॉय को कहाँ डालूं। अब आपके लिए मुश्किल है कि किस एम्प्लॉय को मैं कहाँ डालूं, है ना। सो ये थोड़ा मदद भी करती है, कहीं ना कहीं ऐसा आपको लग रहा है गलत है, ऐसा होता है कंपनीज के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे बेनिफिट यही है कि आपको एक लार्ज ग्रुप को बाइफरगेट करने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती। प्रोवाइड ए क्विक वे टू कैटेगराइज द लार्ज ग्रुप ऑफ द एम्प्लॉय एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हायर परफॉर्मर एंड द लो परफॉर्मर्स। ठीक है, हायर परफॉर्मर्स को अलग नजर दिखा देते हैं, लो परफॉर्मर्स को अलग दिखा देते हैं। इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक क्या है? इसमें रीजन नहीं बताते कि हाँ क्यों ये हायर है, क्यों ये लो है। सबसे बड़ा रीजन यही है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। देखो ये जो इमेज नजर आ रही है, इसको आप किसी भी मेथड से समझ सकते हो, 3 में भी है, आउटस्टैंडिंग है, ये 5-3 पॉइंट में दिखा सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, यही एक और मेथड आ जाता है, फोर्स चॉइस मेथड। फोर्स चॉइस मेथड पता क्या कहता है कि यहाँ पर भी आपके ऊपर फोर्स लगाया गया है, बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया, एम्प्लॉय को कैटेगराइज नहीं किया गया। नहीं, आपको 2 स्टेटमेंट दे दी है, 2 या 3 स्टेटमेंट दे देंगे, 2 ही स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको 2 स्टेटमेंट दी है। एक स्टेटमेंट में तो आपको अपने एम्प्लॉइज के बारे में एक्सप्लेन करना है, पॉजिटिव पॉइंट मीन्स की मोर डिस्क्रिप्टिव वे से अपने एम्प्लॉइज के बारे में बताना है। दूसरा, आपको यहाँ पे लेस डिस्क्रिप्टिव की पॉइंट बात करिए जा रही है। ठीक है, और आपके एम्प्लॉय में जितने भी एम्प्लॉय हैं, मान लीजिए 60-70 एम्प्लॉय हैं, उन 60-70 के ऊपर ये केवल एक, इनमें से केवल एक स्टेटमेंट के ऊपर क्या करना होगा, आपको रिस्पॉन्स देना होगा। ओनली 1 स्टेटमेंट के ऊपर क्या करना होगा, आपको रिस्पॉन्स करना होगा। इसे कहते हैं क्या? फोर्स्ड चॉइस मेथड। अब आप ये कहेंगे कि मैम दोनों सेम लग रहे हैं हमें तो। अरे सेम कैसे लग रहे हैं तुम्हें, मुझे ये तो बताओ, ये सेम कैसे लग रहे हैं। एक सेकेंड, वहां तो क्या किया है, कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी के अंदर प्री डिटरमाइंड कैटेगरी बना दी, 10 की, 80 की और 10 की। ठीक है, यहां पर आपकी कैटेगरी नहीं बनाई गई, यहां पे आपको स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, इस स्टेटमेंट के बेस के ऊपर आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉय के बारे में एक्सप्लेन करना है। या तो एम्प्लॉय ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट से होंगे उसके बारे में, या उसके बारे में लेस पॉजिटिव होंगे। राइट, दोनों में से किसी एक रिपोर्ट के ऊपर क्या करना है, आपको रिस्पॉन्स करना है। ये आपको, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये भी क्या करेगा, टॉप मैनेजमेंट क्या दे रहा है आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप रहा है कहीं कहीं आपके रिपोर्ट रेटर के ऊपर कि आपको इनमें से ही आपके एम्प्लॉय के बारे में बताना है। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस मेथड यूज द सेट ऑफ स्टेटमेंट। ये भी क्या है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट कौन सेट करता है, आपके टॉप मैनेजमेंट सेट करते हैं। और किसको दी जाती है, आपके रेटर को दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि आपकी एम्प्लॉइज को इवेलुएट करने के लिए। अबाउट द एम्प्लॉय बिहेवियर और द परफॉर्मेंस, द मैनेजर मस्ट चॉइस विच स्टेटमेंट इज सेट इज मोस्ट एंड लिस्ट लाइक दिस एम्प्लॉय। इनमें से जो आपको 2 स्टेटमेंट दिए ना, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके लिए एम्प्लॉय के लिए बेटर है। ओके, स्टेटमेंट आर डिजाइन टू असेस द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस लाइक दैट इज। देखो इवैल्यूएशन करने का क्राइटेरिया सबका सेम है, बट तरीका अलग अलग है।
ठीक है, ये आपके लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है। ये जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन था ये भी आपके लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर बात की जाए, ये इवैल्यूएशन तो होता है बट लेस सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव के बारे में पता है क्या होता है, एक तो ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपने कभी क्वेश्चन किए हैं जिसके अंदर एमसीक्यू होते हैं, टू द पॉइंट आंसर होता है। इसके अंदर सब्जेक्टिव तो होता है, इसके अंदर देखो आपको स्टेटमेंट दी गई है, आप उसके बारे में बता रहे हो पॉजिटिव पॉइंट्स कि हमारा जो एम्प्लॉई है ना डेली बेसिस पे ना टाइम पे आता है, हमारा जो एम्प्लॉई है ना डेली अपना काम परफॉर्म करता है। सो ये क्या है, इसके पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन हो रहे हैं बट इतना ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाता, ठीक है। हाँ, अब ऑब्वियस सी बात है, जो भी चीज सब्जेक्टिव होगी ऑब्वियस सी बात है ये क्या होने वाली है, टाइम कंज्यूमिंग होने वाली है ना। कोई पर्टिकुलर पिक्चर्स नहीं है, आप इसको इस इमेज से देख सकते हैं कि आपका जो एम्प्लॉई है वो रेगुलर बेसिस पे क्या है, एक एक एम्प्लॉई की ना आपको ये मान लीजिए 2 स्टेटमेंट दी गई है या फिर आपको ये 2 स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट्स के बेस पे आपको क्या करना है, आपको आंसर करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इन दोनों के बीच में अगर मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूं, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में, फोर्स चॉइस के बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन में तो आप याद रखना बेटे कि आपको यहाँ पे ना एक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो आप एम्प्लॉइज को एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में। चॉइस में क्या है कि आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, एक स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव होगी, एक स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव होने वाली, उनके ऊपर आपको क्या करना है, उनमें से एक स्टेटमेंट के ऊपर आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। माइंड द लैक डिटेल्स एंड द स्पेसिफिक फीडबैक मिलता है, थोड़ा बहुत फीडबैक मिलता है बट यहाँ पे एम्प्लॉइज को कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं होता, इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता कि हाँ तुम इस कारण से यहाँ पे, तुम इस कारण से यहाँ पे, तुम इस कारण से यहाँ पे, नहीं, बट इसके अंदर आपको रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत इवैल्यूएशन किया जाता है, थोड़ा बहुत उसके अंदर सब्जेक्टिव पॉइंट में होता है। यहाँ पे फुल ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है, अगर आपको और डिफरेंस लिखना है। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ये आपका सब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है, ओके। और सिमिलरिटी तो ऑब्वियस बात है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट भी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड क्या कहता है, ये कहता है कि जो आपके पास जो फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स जैसे कि आपके पास क्या थे कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल हो गई है, ठीक है, आपकी जो एब्सेंस है, ठीक है, कितनी होती है, आप कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी देखी जाती है, ठीक है, आप कितने टाइम पे आ रहे हैं, वो सभी इन सब के बेस पर आपको रेट दिया जा रहा है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल है ना, देखो यहाँ पर रेट की बात की जाए, रेटिंग मेथड पढ़ा था, है ना, तो उसके अंदर क्या पढ़ा था हमने कि ये जो पॉइंट है आपको एक, जैसे कि यूट्यूब पे भी आती है आपकी रेट, इवन आप कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो आपको एक रेट दी जाती है कि जो आपको सामान देने आया डिलीवरी, इवन डिलीवरी से लेकर जो आपकी ऑर्डर पॉइंट तक, ठीक है, आपने ऑर्डर किया यहाँ पर और यहाँ पे हुई डिलीवरी, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लेकर कैसा लगा आपकी रेटिंग देनी है कि आप 5 स्टार देने वाले हैं, आप 4 स्टार देने वाले हैं। सो इनके आप काफ़ी सारे सेक्टर्स के पॉइंट देते हैं ना, यहाँ पे देते हैं ना। सो यहाँ पे सेम एज इट इज एम्प्लॉइज का होता है कि एम्प्लॉइज को इन काफ़ी सारे फैक्टर्स के बेस पर क्या दी जाती है, रेट किया जाता है, और उनको फिर हम क्या करते हैं, ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं कि इसकी इतना ग्राफ हो रहा है, इसका इतना ग्राफ हो रहा है, इसका यहाँ पे इतना ग्राफ है, इसका यहाँ पे, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी अप्रेजल करते हैं, ठीक है। ये सही एक कॉमन और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक है जहां से डायरेक्ट देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ ये परफॉर्मेंस अच्छी है। अब देखो यहाँ पे देखो एक नजर आ रहा है आपको चार्ट कि इस पर्सन के फेस को देखकर आपको ये लग रहा है कि नहीं ये बंदा जो है इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा, है ना, यहाँ पे ठीक है काम चल जाएगा, एवरेज में है। अच्छा ये क्या है, एवरेज से अबोव है, यहाँ पे क्या एक्सीलेंसी इनके अंदर है, ठीक है, एक्सीलेंट पोजीशन के अंदर। सो ये इस तरीके से ये क्या किया है मैंने, इसको काफ़ी सारे फैक्टर्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे ये बना दी, इसको ऐसे ले सकते हैं कि फैक्टर्स यहाँ पे है, ठीक है, रेटिंग यहाँ पे है, इसके बेस पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सीलेंट सिचुएशन जा रही है। क्लियर है ई, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये आपको ये भी एक चार्ट दिया हो गया है कि फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कि किस तरीके की क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहा है, कैसी क्वांटिटी ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहा है, जॉब की नॉलेज कैसी है, ठीक है, डिपेंडेबिलिटी है या नहीं है, अगर है, अब इनको देखो ये आपके हो गए, ये तो हो गए फैक्टर, ये हैं आपके रेट, ठीक है, ये हो गया ना ग्राफिंग। अब इस चीज को अगर मैं एज इट इज ऐसे प्लॉट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, दैट्स इट। समझ पा रहे हो, है ना, आसान है।
चलो इसको, ये किसके ऊपर फोकस करता है, स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड क्राइटेरिया को लेके चलता है, जो कि आपको ऑब्वियस ही बात है स्केल के ऊपर नजर आ रहा हो। ये भी आपको ऑर्गेनाइजेशन के वर्क से रिलेटेड है कि आप कैसी क्वालिटी का वर्क प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, आप एक्सीलेंट प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आप ठीक ठाक है, नॉर्मल है, या फिर ओकेजनली आप कभी कभी एरर कर देते हो, या फिर आप इनअप्रोप्रिएट नंबर ऑफ एरर करते हो, मींस कि इतनी एरर करते हो, इतनी एरर करते हो, मतलब किसी का हिसाब ही नहीं है कि आप अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ मीट नहीं हो रहे हो, ठीक है, पार्शियली मीट हो रहे हो, आप मीट कर रहे हो जॉब की रिक्वायरमेंट को, समझ पा रहे हो, एवरेज बिलो एंड फिर अबोव एवरेज एंड देन फिर एक्सीलेंसी, समझ पा रहे हो, है ना। इसमें केवल जॉब से रिलेटेड बातें ही यहाँ पे लिखी जाएगी कि क्या आप ये परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, ओके। अच्छा, क्राइटेरिया की बात की जाए, सीधा क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब देखो मैंने यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्राइटेरिया का एग्जांपल ले रखा है, आप ये क्राइटेरिया भी लिख सकते हो कि क्वालिटी, क्वांटिटी एंड जॉब नॉलेज एंड डिपेंडेंटेबिलिटी के ऊपर आप इनको इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जाता है बेनिफिट। बेनिफिट क्या है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, आप डायरेक्ट इस ग्राफ की मदद से देख पा रहे होंगे कि हाँ ये पर्सन ऐसा, ये तो देखो मैंने टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया, इसको मैं अगर ऐसे पिक्चर में रिप्रेजेंट करती, ठीक है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करती, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपकी जो देखने आपको जल्दी समझ में आ जाता है ना। क्वांटिटेटिव क्या होता है, इसमें डाटा होता है। ड्रॉबैक यही है कि अब देखो कोई भी चीज क्वांटिटेटिव है तो क्वालिटेटिव डाटा नहीं होगा। क्वालिटेटिव का मतलब कहते हैं इन डेप्थ में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो सब्जेक्टिव नहीं होने वाला, ठीक है। जो रेटर होता है उसके ऑब्वियस ही बात है बायसनेस वहां पे क्रिएट हो जाएगी, जहां पर क्या है इस तरीके की क्राइटेरिया आ जाती है, ठीक है, सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, समझ पा रहे हो। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका आ जाता है चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट का मतलब क्या है, एक आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दे दिए गए हैं, काफी सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, इन 6 क्वेश्चंस के अंदर में से आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बतानी है कि मेरा एम्प्लॉय इन सभी कामों में परफेक्ट है या नहीं है। अगर हाँ तो यस, अगर ना तो नो, ठीक है। मीन्स कि एक एम्प्लॉय को इन सभी के ऊपर क्या किया जाएगा, जज किया जाएगा, इन 6 की 6 बातों पे जज किया जाएगा, है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये तो फिर चॉइस बेस्ड मेथड ही होगा, यहाँ पे भी तो स्टेटमेंट दी गई थी। क्या आपको यहाँ पे पता है कि केवल आप एक ही स्टेटमेंट के ऊपर आप रिस्पॉन्स दे पा रहे थे। यहाँ पर जितनी भी आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सब के ऊपर आपके अपने एम्प्लॉय के बारे में रिस्पॉन्स देना है। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन द चेकलिस्ट एंड द फोर्स चॉइस मेथड। क्लियर है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, क्लियर है। अच्छा देखो क्या लिखे हुए हैं, आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा कि इज एम्प्लॉय रियली इंटरेस्टेड इन द जॉब। अगर आपका एम्प्लॉय इंटरेस्टेड है जॉब करने में तो आप यहाँ पे यस कीजिए। क्या आपका जो एम्प्लॉय है सेटिस्फैक्टरी लेवल को अटेंड कर रहा है, यस तो यस, अदरवाइज नो कर देंगे, ठीक है। मीन्स कि एक एम्प्लॉय को इन सभी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे, ठीक है। देन फाइनली ये देखेंगे कितने नंबर ऑफ यस हुए, कितने नंबर ऑफ नो हुए, उसके बेस पर हम क्या करने वाले हैं, उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे। क्लियर है, ये होता है चेकलिस्ट मेथड। यहाँ पर क्या है, आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती कि क्यों नहीं जो एम्प्लॉई है वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जॉब से, क्यों नहीं है कि वो अपनी जो है जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। सर रीजन ये चेकलिस्ट मेथड जो है ठीक है बड़े लेवल पे होती है, यहाँ पे टू द पॉइंट आपको आंसर देने होंगे, यस या नो, ठीक है। कोई इन डेप्थ में आपका इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। क्लियर है, चेकलिस्ट मेथड ये होता है, समझ में आ गया। देखो क्या लिखा हुआ था, चेकलिस्ट मेथड ऑफर अ क्विक एंड द स्टैंडर्डाइज वे टू द असेस द बेसिक परफॉर्मेंस। जो बेसिक पॉइंट होने चाहिए ना उनके ऊपर आपको यस नो का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऑल द रिस्पॉन्सेज आर काउंटेड, सारे के सारे जो रिस्पॉन्स दिए होंगे ना वो आपको काउंट करके क्या किया जाएगा, फाइनली रेट दी जाएगी कि हाँ जितने मान लीजिए किसी के 4 यस हैं, ठीक है, और किसी के 3 यस हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 2 नो होंगे, यहाँ पे 3 नो होंगे, तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। सो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, रेट करेंगे। रेट करने के बाद इसके अंदर हम प्रमोशन देंगे, इंक्रीमेंट देंगे, इन सभी की बात की जा रही है, ठीक है। चेकलिस्ट मेथड आई होप सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं एसे मेथड, बहुत सिंपल है। एसे मेथड का मतलब पता है क्या होता है, आपने कभी ऐसे लिखा है, दिवाली का ऐसे लिखते थे हम पहले, होली पे लिखते थे, दशहरे का लिखते थे, है ना, मेरा प्रिय मित्र के ऊपर लिखते थे। अब मैंने कहा कि आपके दोस्त के ऊपर आपको क्या करना है, पूरा ऐसे लिखना है। तो ऑब्वियस ही बात है ये काम ना एक रेटर को दिया जा रहा है, ये पेज दिया और कहता है रेटर
टॉप मैनेजर कहते हैं रेटर को कि जो आपका रेटी है ना, दैट मीन्स जो आपका एम्प्लॉई है जिसके आपको असेसमेंट करने है, उसके बारे में टू द पॉइंट हर बातें क्या लिखनी होगी, आपको पॉइंट्स बना बना के हमें क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। कहते अच्छा जी, ये तो ऑब्वियस ही बात है, इसके और तो काम छोड़ के बस उसके ऊपर बैठा रहे आंखें गड़ा कर कि हाँ मेरा रेटी क्या कर रहा है, मेरा रेटी क्या कर रहा है, कितनी परफॉर्मेंस की, कितना काम किया, कितना नहीं किया, उसको तो कोई काम ही नहीं है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, टाइम कंज्यूमिंग है ये कंसेप्ट, टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। अच्छा, यहां पर रेटर अपने शब्दों में उसके बारे में लिख रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है थोड़ा बहुत बायसनेस भी तो हो सकती है ना, बायसनेस भी होने वाली है। टाइम तो इसकी इस मेथड के अंदर ना यही बात है कि आपको एक पूरा टाइम दिया जाता है। हाँ, एम्प्लॉय के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो जरूर आ जाती है, बट सबसे ज्यादा इसके अंदर कमियां नजर आएंगी आपको। क्यों? क्योंकि एक तो ऑब्वियस ही बात है ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। जो रेटर होता है अपने शब्दों में सब कुछ बयान करता है, ठीक है, और इसके अंदर काफी सारे ऐसे फैक्टर होंगे, क्या पता रेटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के लिए वो चीजें दोनों इंपॉर्टेंट है, बट रेटर को ये लगता है कि ये बकवास कर रहे हैं, ये अच्छा काम नहीं कर रहे है ना। तो यहाँ पे क्या लिखी जाती है, जैसे कि काफी सारे फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जॉब नॉलेज होगी, ठीक है, उस पर्सन को जॉब की नॉलेज है नहीं है, ठीक है, जो एम्प्लॉई है उसके ट्रेड्स, उसके एटीट्यूड्स क्या है, उसके गुण क्या है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबल है या नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि जो एम्प्लॉइज को डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, ज़्यादा है, कम है, ठीक है, जो एम्प्लॉय का रिलेशन है वो कैसा है अपने जूनियर के साथ, को वर्कर के साथ, इवन सुपरवाइजर के साथ, ठीक है, वो सबके साथ मिलाकर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर ऐसा है कि जो उसके जूनियर उनको ऐसे पूरा खींच के ले रहा है। ऐसा होता है ना कि हम क्या करते हैं, जो अपने इवन कॉलेज के अंदर भी आप बहुत से बच्चे ऐसे करते होंगे, जो अपने जूनियर्स हैं उनको क्या करते हैं, उनसे ज़्यादा काम लेते हैं कि हाँ तुम्हें तो ये भी करना चाहिए, हमें तुम्हें ये भी करना चाहिए। अगर नहीं करते अच्छी बात है, कोई ऐसा बढ़िया बात नहीं है कि हाँ तुम करते हो तो ये बड़ी बात है, नहीं, अच्छी बात है कि आप अपने जूनियर्स को परेशान नहीं करते। ऑब्वियसली बात है वो तुमसे कुछ सीखेंगे, देन फाइनली जब वो सीनियर हो जाएंगे तो वो भी ऐसा ही करेंगे ना, है ना। सो वो आपसे सीखेंगे। सो इसलिए कहते हैं कि जो बड़े होते हैं हमेशा उनको अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इनका ये सभी चीजें हो जाएंगी, इन सब चीजों को इजिली वैसे वो क्या कर सकता है, इनको राइट डाउन कर लेगा अपनी नोटबुक के अंदर और वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कि हाँ मीन्स की जो टॉप मैनेजमेंट है अपने एम्प्लॉइज के बारे में बता देगा। क्लियर है, सिंपल सा मेथड था। अच्छा, क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड क्या होता है, सबसे इंटरेस्टिंग एंड मुझे सबसे अच्छा लगता है, इसमें सबसे ज्यादा पता लगता है कि हाँ एम्प्लॉई क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं है। कैसे? मैं आपको कोई सिनारियो दे रही हूं, जैसे कि आपको मैंने कहा कि आपको एक हफ्ता 1 वीक क्या करना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आपको 2 घंटे ज्यादा देने पड़ेंगे। मीन्स कि आप अगर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जा रहे हो तो आपको क्या करना होगा, 8 बजे से लेकर आपको शाम को 7 बजे तक जाना होगा, ठीक है। क्यों जाना है? क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है ना, इस ऑब्जेक्टिव को आपको मेरे को अचीव करके देना है। जैसे कि अब आपके एग्जाम टाइम के अंदर हमारी पूरी टीम ऐसे लगी होती है, उनका 2 आवर्स हमेशा बढ़ जाता है और वो टीम पूरा मुझे सपोर्ट करती है। आपके लिए एक इंसिडेंट है कि कितने एम्प्लॉई ऐसे हैं जो मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, वो अच्छे से परफॉर्म कर रही है, 2 घंटे बैठ रही है तो ऑब्वियसली बात है काम करके जा रही है, ठीक है। जो एम्प्लॉय कह रहा है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, ऑब्वियसली बात है वहां पे इसकी परफॉर्मेंस को चेकआउट किया जा सकता है। जो परफॉर्मेंस ये कह रहा है, एम्प्लॉय ये कह रहा है कि हाँ मैं कर दूंगा, आपका ऑब्जेक्टिव हमारा भी ऑब्जेक्टिव है ना, सो दैट्स द रीजन यहाँ पे हम जो भी की मूवमेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं कि किस एम्प्लॉय ने कितना ज्यादा डिवोट करा है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। जैसे कि इसके अंदर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फायर, आग लग गई है आपके ऑफिस के अंदर, ठीक है, उसमें से ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जो सबसे ज्यादा ये सुपर फास्ट जाके अपने जो है उसको कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। कैसे इतने एम्प्लॉय है कि वो इतने दूर भाग रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बचाओ, बट अपने मेन पॉइंट ये भी तो होना चाहिए ना कि आप किस तरीके से किसी दूसरों की रक्षा कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो आग लगने से बचा रहे हैं। किसी ने जल्दी से फटाफट 102 पे 101 पे कॉल किया है, ये सभी चीजें देखी जाती है ना। 101 पे कॉल होती है, 102 पे नहीं होती, ठीक है, 102 एम्बुलेंस को होता है। सो वो चीज देखी जाती है कि कौन कितना अलर्ट होकर उस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर एक्शन ले पा रहे हैं, कौन किसके अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, क्या कौन किसमें कितना वीक है। ये सभी चीजें की मूवमेंट हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और उनके बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, उनकी जजमेंट करने वाले।
सुपरवाइजर क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा उन ऑल सच सिग्निफिकेंट इंसिडेंट्स के अंदर जो भी एम्प्लॉय ने बिहेव किया है, ठीक है। अच्छा बिहेव किया तो ऑब्वियसली बात उसकी प्रमोशन जल्दी हो जाएगी, बुरा बिहेव किया है, भाग गया है वहां से, अपने आप को बचाने के लिए पड़ी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है उनके साथ तो क्या होने वाला है ना, समझ पा रहे हो। अच्छा जी, नेक्स्ट जाते हैं फील्ड रिव्यू मेथड्स। फील्ड रिव्यू मेथड क्या होता है कि अब तो देखो यहाँ पर पर्टिकुलर कहीं पे क्राइटेरिया दे दिए, कहीं पे आपको स्टेटमेंट दे दिए, कहीं पे आपको चेकलिस्ट दे दिया, कहीं पे आपको ग्राफ दे दिया, कहीं पे आपको ऐसे लिखने के लिए। अब ये कहते हैं कि आपको ना तो ऐसे लिखना है ना कुछ और करना है, टॉप मैनेजमेंट कहती है, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट कहती कुछ नहीं है, ये है आपके एम्प्लॉइज, ये है आपका सुपरवाइजर, ये इनको देख रहा है नहीं देख रहा, ये चेक करने खुद आ रही है यहाँ पे, ये डायरेक्ट उस पोजीशन पे पहुंचेगी, उस पर्टिकुलर एरिया फील्ड पे पहुंचेगी, फिर उनको क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर जो इंटरव्यू होने वाला है सुपरवाइजर का होने वाला है कि आपका जो एम्प्लॉई है वो कितना परफॉर्म करे, आज इन्होंने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, अच्छा कितनी यूनिट प्रोड्यूस के साथ साथ कितनी कॉस्ट इन्होंने इनकर्ड की है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर कौन देने वाला है, सुपरवाइजर देने वाला है। अब यहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है वो डायरेक्ट उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचेगी, उनका क्या करने वाली है, इंटरव्यू लेने वाली है। अंडर दिस मेथड द सुपरवाइजर इज इंटरव्यूड बाय द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट जो भी हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, वो क्या करेंगे, सुपरवाइजर का इंटरव्यू लेने वाले हैं, और एक्सपर्ट क्या करने वाले, क्वेश्चंस पूछने वाले हैं उस सुपरवाइजर से कि हाँ भाई जो भी क्वेश्चंस है उनको क्या बताओ, आप उनको एक्सप्लेन करिए। अच्छा, आपकी जो है आज के दिन के अंदर सबसे ज्यादा किसने यूनिट प्रोड्यूस की है, आउटस्टैंडिंग, सेटिस्फैक्ट्री एंड अनसेटिस्फैक्ट्री, इन सभी क्राइटेरिया के अंदर इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? आई होप आपको ये सारे के सारे मेथड्स क्या हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। जो यहाँ पे 11 मेथड्स मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है, ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, ठीक है, सभी आगे समझ में। अब बढ़ते हैं हमारे मॉडर्न मेथड के अंदर। ये देखो यहाँ पे आपको क्या कमियां नजर आई, मैं आपको यहाँ पे कमी नजर लिख रही हूँ। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या कंज्यूम हो रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, टाइम के साथ साथ फिर ऑब्वियसली बात है कॉस्ट आ रही है, और कॉस्ट के साथ साथ क्या है, बायसनेस भी क्रिएट हो रही है ना, ये सभी चीजें मेथड्स यहाँ पे आ रही है ना। पुराने जमाने की तकनीकों को यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अच्छा, आज के टाइम में ये मेथड्स, मॉडर्न मेथड यूज की जाती है इवन कंपनीज के अंदर भी, ठीक है, जैसे कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, जिसको हम बार्क्स कहते हैं। ये ऐसे ना एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बार्क्स किसे कहते हैं, ठीक है, बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल क्या है, असेसमेंट सेंटर कहते हैं, ठीक है, और ये थर्ड आएगा 3 डिग्री अप्रेजल क्या है, कॉस्ट को अकाउंटिंग मेथड क्या है। ये तो आपको मैंने बहुत बार समझाया हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग में इसकी किस, मान लीजिए मैंने कोई एक एम्प्लॉई अपॉइंट किया है, अच्छा ये एम्प्लॉई क्या है, प्रोड्यूस कर रहा है सामान, ठीक है, अच्छा जितना ये सामान प्रोड्यूस कर रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है, और इसको फर्म क्या देगी, सैलरी देगी, इसने कितनी कॉस्ट इनकर्ड की है उसको देखा जाएगा, ठीक है, मींस की सामान को सेल करके और इनकी कॉस्ट को देखा जाए क्या हमारे लिए ठीक है या नहीं है, उनको चेकआउट किया जाएगा, ठीक, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड जस्ट ये कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट है, इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, दिस वन एंड दिस वन। चलो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये है आपकी मैनेजमेंट, ठीक है, और इस मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप अपनी चाहते हो सेल्स को इंक्रीज करना, जैसे कि आप चाहते हो अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने कस्टमर के साथ रिलेशन जो है वो अच्छा बनाना चाहते हो, बॉन्डिंग अच्छी बनानी चाहते हो, ये आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट ने क्या किया, अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, ये हमेशा ऑब्वियसली बात है लार्ज अमाउंट, लार्ज साइज में होगा। अच्छा, इस ऑब्जेक्टिव को हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में सभी एम्प्लॉयज को, सभी के लिए एक एक टारगेट सेट कर दिया, क्या कि आपको सेल्स के ऊपर काम करना है, ठीक है, आपको कॉस्ट के ऊपर काम करना है, ठीक है, आपको अपने जो कस्टमर है कंपनीज के उनको बनाए रखना है, आपको इंफॉर्मेशन गैदर करके लेके आनी है, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी और उनकी पोटेंशियल के हिसाब से हमने क्या कर दिया, उनको सारे को ये काम दे दिया, ठीक है, ये सारे बंदे हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब ये ऑर्गेनाइजेशन का काम तो सबका मिला के था, ऑब्जेक्टिव था, इनके लिए क्या है, ये स्मॉल ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, जो भी व्यक्ति, जो भी एम्प्लॉई इस वर्क को परफॉर्म करने में एफिशिएंट रहा, दैट मीन्स मैनेजमेंट ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दी थी उनको उन्होंने क्या किया है, फॉलो किया है,
और उनको फॉलो करने के बाद अपने ऑब्जेक्टिव को अगर उन्होंने क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है, तो क्या होगा, वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होगा, MBO होगा। अगर वो अचीव नहीं हुआ, नॉट अचीव, तो ये क्या होगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होगा। मीन्स कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी थी वो आपने उसको फॉलो नहीं किया। ये मेथड बस ये कहता है। क्लियर है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या, किसने इंट्रोड्यूस किया था, पीटर ड्रकर ने किया था 1954 के अंदर। और मैनेजमेंट इसे एक और नाम से जानते हैं क्योंकि मैनेजमेंट बाय रिजर्व्ड एंड गोल सेटिंग अप्रोच कहते हैं, क्योंकि इनको सेट करने का काम किसका है, मैनेजर्स का है, या फिर मैं कहूँ कि टॉप मैनेजमेंट का है। और इन ऑब्जेक्टिव्स को क्या किया जाएगा, उनके सबॉर्डिनेट है जो उनके सुपीरियर है, उनको सबको क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। जॉइंटली आइडेंटिफाई इट्स कॉमन गोल, सबका एक ही गोल है, ऑब्वियस ही बात है, इन सबके गोल को मिलाकर कंपनी का गोल बनेगा, है ना। इंडिविजुअल जो मेजर एरिया है सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, है ना, सबके रिजल्ट्स आएंगे। सो हमने क्या किया, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का गोल रखा, ठीक है, इस गोल को फिर बाकी सबके अंदर क्या कर दिया, सेट कर दिया। सबको ये कहा कि आपको इतना इतना टारगेट क्या करना है, अचीव करना है, चेक पॉइंट आपको अचीव कर दिया, सेट कर दिया, ठीक है। फिर हमने देखा कि टाइम टू टाइम हम क्या कर रहे हैं, उन सबकी अप्रेजल कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, पीरियडिकली हम क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। फाइनली हम अप्रेजल का पॉइंट दिखाएंगे। अप्रेजल का मतलब क्या है, फाइनली हम रिजल्ट बता रहे हैं कि इवैल्यूएटली किसने अच्छा परफॉर्म किया। मान लीजिए सेल पर्सन ने अच्छा परफॉर्म किया, कॉस्ट पर्सन ने अच्छा परफॉर्म किया, इंफॉर्मेशन गैदर ने भी अच्छा परफॉर्म किया, बट जो ये पर्सन है, कस्टमर है, इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया कस्टमर से कनेक्शन देने के लिए, तो ये ऑब्वियस ही बात है, इसने परफॉर्म नहीं किया। और सबसे जो अच्छा है इसने किया, देन उसके बाद ठीक है A+ यहाँ पे मिल गया, इसको A यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे B, तो ऑब्वियस ही बात है सबसे अच्छा जिसने परफॉर्म किया उसको क्या मिलने वाला है, प्रमोशन मिलने वाला है, ठीक है, उसको इंक्रीमेंट मिलने वाला है, ठीक है। ये सभी चीजें ऐसे डिपेंड होती हैं, इनकी परफॉर्मेंस के बेस पे हम क्या करने वाले हैं, फाइनली अप्रेज करने वाले हैं। आज के टाइम में ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, 360 डिग्री अप्रेजल क्या होता है, 360 डिग्री का एंगल पता है कैसे बनता है, एंगल जल्दी से बताओ जल्दी से कैसे बनता है, डू फास्ट, आई होप सबको पता है ये डिग्री 360 डिग्री का एंगल ऐसे बनता है ना। अब यहाँ पे खड़ा है भाई एम्प्लॉई, एक साइड रिस्पॉन्स देगा एम्प्लॉय के बारे में आपका सुपीरियर, ठीक है, एक साइड जो आपके जो टीम मेंबर है वो आपके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक साइड क्या है आपके जो जूनियर है वो आपको बता रहे हैं। अभी मैंने आपको उसके फीचर्स में बताया था ना कि जो आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल ये भी देखा जाता है कि आप अपने जूनियर, अपने सबॉर्डिनेट, अपने टीम मेंबर के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो जो आपका बच गया भाई यहाँ पे सबॉर्डिनेट, या फिर मैं कहूँ यहाँ पर एक और ले सकते हैं कस्टमर, यहाँ पे एक और ले सकते हैं, यहाँ पे आपका है क्लाइंट। इन सभी, ये सभी क्या करेंगे, आपके बारे में रिस्पॉन्स देंगे कि हाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की रेटिंग हाई हुई तो ऑब्वियस ही बात है क्या होगा, अब जैसे होता है ना कि टीचर्स के अंदर, मोस्ट ऑफ हमारे अंदर भी होता है कि किस टीचर्स की रेटिंग सबसे ज़्यादा है, ठीक है, टीचर्स को भी रेट किया जाता है कि ये जो टीचर है इसने अच्छा परफॉर्म किया है नहीं किया है ना। अब जैसे आपको पता है कि जैसे कि अपने कॉमर्स के अंदर अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेट दी जाती है, मान लीजिए अकाउंट्स को दे दी गई है, तो ऑब्वियस ही बात है वो स्टूडेंट के साथ भी अच्छा कनेक्ट है, उनके पेरेंट्स के साथ भी अच्छा कनेक्ट है, इवन उनको जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसी तरीके से परफॉर्म कर पा रही है, ठीक है। सो यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल होते हैं 360 डिग्री का, मीन्स कि हर एरिया के अंदर, इवन मैनेजर ना ही क्या है, हम सबके साथ देखेंगे कि हाँ वो कैसा अप्रेज कर रहा है, उसके सेल्फ के साथ भी, ठीक है, सुपीरियर के साथ भी, पीयर्स ग्रुप्स होता है, मतलब कि जो उसके साथ वाले ग्रुप होते हैं, टीम मेंबर की बात की जा रही है, ठीक है, सबॉर्डिनेट के साथ भी, जूनियर के साथ भी। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लेक्स है, बट हाँ सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप ये जो चार्ट है बना के आ सकते हैं और एग्जाम के अंदर, ठीक है। बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल, ये स्केल पता है क्या कहते हैं, ये जो स्केल है ना, आपके दो जो मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए है ना ट्रेडिशन के अंदर, उनके बेस के ऊपर। एक हमने पढ़ा था
इंसिडेंट मेथड की फायर का एग्जाम्पल लिया था मैंने, अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए 2 घंटा और रुकने के लिए बोला था, ये एग्जाम्पल दिया था। अच्छा, उस फायर को कंट्रोल करने के लिए किसने क्या रिस्पॉन्स दिया है? आपने कहा कि जो मिस्टर राम है उसने सबसे ज़्यादा एक्टिव रहा, कि मैंने कहा कि 10 में से नंबर दो उसको, तो आपने कहा कि मैं तो उसको 10 में से 10 देना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले अपने अलर्ट होकर उसने क्या किया, जो ऑफिस के अंदर जो बोर लगा हुआ था उसकी पाइप लगाई, देन उसके ऊपर छिड़काव किया पानी का, और दूसरा उसने जो है एम्बुलेंस को, सॉरी फायर ब्रिगेड को क्या किया, कॉल किया, एम्बुलेंस पता नहीं क्यों याद आ रही है मेरे को, तो यहाँ पे ठीक है। देन उसके बाद जो है श्याम, इसने कहा कि इसने इसकी बाद में मदद करनी शुरू की, तो ऑब्वियस सी बात है इसने कहा कि मैं इसको 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगी, ठीक है। सो हमने क्या किया, एक प्रॉपर इंसिडेंस रखा, उसके ऊपर एम्प्लॉयज़ को रखा, और उनके बाद हम क्या कर रहे हैं, रेटिंग कर रहे हैं। सो ये जो है बिहेवियर का है, मीन्स कि किस तरीके से जो एम्प्लॉय है बिहेव कर रहा है, उसको क्या करना है, उस पर्टिकुलर रेटिंग स्केल के ऊपर प्लॉट कर देना है, दैट्स इट। समझ पे आ रहा है कि आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एरिया ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब, जो भी परफॉर्मेंस उन्होंने की है, पर्टिकुलर जॉब की परफॉर्म की है, उस पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई करना, देन उसके बाद डिस्क्राइब करना मोर, किसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, किसने कम परफॉर्म किया है, उसके बेस पे हम क्या कर देंगे, रेटिंग दे देंगे। दैट्स अ रीजन कि ये जो कॉम्बिनेशन है, 2 की कॉम्बिनेशन है, एक तो हमारा रेटिंग स्केल के ऊपर आता है और दूसरा हमारा क्रिटिकल इंसिडेंस के स्केल के ऊपर आता है। क्लियर है? ये 2 मेथड्स के ऊपर बेस है, रेटिंग और आपका इंसिडेंट क्रिटिकल। ओके, समझ पा रहे हो? अच्छा, असेसमेंट ये क्या है आपकी क्वांटिटेटिव, देखो क्वालिटेटिव भी है, यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हो कि हाँ इसने ये परफॉर्म किया, क्वांटिटेटिव भी है क्योंकि यहाँ पे नंबर्स में आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, असेसमेंट सेंटर मेथड क्या होता है? असेसमेंट का मतलब क्या है कि आपको असेस किया जा रहा है, काफ़ी सारे मेथड से आपको असेस करने के लिए, जो कि हमने ट्रेनिंग में पढ़े थे ना, कि बास्केट मेथड है, रोल प्लेइंग मेथड है, केस स्टडी मेथड है, ट्रेडिशनल एनालिसिस मेथड है। इन सभी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। ये मोस्टली क्या है, सबसे ज़्यादा मिलिट्री सिचुएशन में किया जाता है, जो कि सबसे पहले जर्मनी आर्मी ने किया था और 1930 के अंदर इसको डेवलप किया गया था। इस मेथड को अंदर सबसे पहले यूज़ किया था मिलिट्री सिचुएशंस के अंदर, ठीक है, जर्मनी के अंदर, ठीक है। ये कॉम्बिनेशंस आप परफॉर्मेंस को अप्रेज कर पाएंगे काफ़ी सारी टेक्निक्स का यूज़ करके। ये टेक्निक्स मैंने आपको नीचे बता दी है। रेटर क्या करेगा, इनके जो परफॉर्मेंस है उनको अप्रेज करेगा, देन उनको आपको क्या देगा, मेरिट के बेसिस पे नाम दे देगा कि हाँ इस पर्सन की अच्छी रिस्पॉन्स है। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो इन शॉर्ट में मैं अगर आपको बताऊँ, जल्दी से यहाँ पर आ जाते हैं। एमबीओ के अंदर तो क्या देखा कि हमने किस व्यक्ति ने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या किया है, मैनेजमेंट के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी उनको फॉलो किया और हाँ उसके ऑब्जेक्टिव को परफॉर्म किया। जिसने ऑब्जेक्टिव परफॉर्म नहीं किया उसको क्या किया गया था, लो रेटिंग दी गई है। उसने जिसने अच्छा परफॉर्म किया था ऑब्वियसली बात उसका प्रमोशन जल्दी होगा। बिहेवियर के अंदर हमने ये देखा कि पर्टिकुलर जो इंसिडेंट है उसके अंदर जो व्यक्ति है कैसा बिहेव कर रहा है और फिर उसके बेस पे हमने क्या किया, रेटिंग की है। तो यहाँ पे 2 चीज़ों के समेशन है, ठीक है। असेसमेंट में तो क्या है, आपको काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ करनी है, ठीक है। और ये मोस्टली आपको मैंने बता दिया मिलिट्री सेक्शंस के अंदर यूज़ होता है, सिचुएशंस के अंदर यूज़ होता है। वहाँ पे क्या किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। 1930 के अंदर ये कंसेप्ट लाया गया था। 360 में क्या है कि मेरे जो आसपास है उन सबको लेकर मुझे चलना है। कॉस्ट में ये देखना है कि जो एम्प्लॉई है कितनी कॉस्ट क्या कर रहे हैं, इनकर्ड कर रहे हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव नजर आ रही है। इसमें तो आपने देख ही लिया होगा कि आपको कितने सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए गए, ठीक है। अच्छा, आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आप इन चैप्टर्स की PDF आप ले सकते हैं। ₹9 आपको पे करना होगा इन पर्टिकुलर PDF के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो टीम आपको बता देगी कि कैसे आप इन चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हो, PDF को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा जी, आप क्वेश्चन पेपर चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ रिसेंट क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। आपको जो आपकी ग्रेजुएशन के हैं, BCom के हैं, क्या करना है, प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर BCom 6th सेमेस्टर, कैसे आप सब, ठीक है, नजर आ रहा है। इनकम टैक्स 2022 का नजर आ रहा है आपको। अच्छा, इनकम टैक्स आपको 2023 का भी नजर आएगा। आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, सभी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। सो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? समझ पा रहे हो? अच्छा जी,
चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिनके अंदर हम बात करेंगे इनके डिफरेंस के ऊपर, और इवन हम बात करेंगे जो भी टॉपिक्स हमारे छोटे छोटे रहते हैं, जैसे कि हम ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वैसे हम कर चुके हैं, फिर भी हम इसके बीच में छोटा सा डिफरेंस लेके आऊँगी, वो भी 10 से 20 मिनट का, ठीक है। अब हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स एंड विद जीएसटी का, जो अब आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू चल रहा है। सो हम नई इनकम टैक्स को स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ आपको कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं मुझे, और क्योंकि मोस्ट ऑफ थियोरेटिकल हमारा सब्जेक्ट हो चुका है, सो हम अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की ओर जाएंगे। सो आप गैस करके नीचे बता सकते हैं कि हाँ कमेंट सेक्शन के अंदर कि हाँ कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके।